नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। जिसका डर था वही हुआ। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चाल ने दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल ला दिया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एशियाई शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले। गिरावट की इस सुनामी के आगे कोई नहीं टिक पाया और भारतीय शेयर मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा। इसका असर यह रहा कि भारतीय बाजार खुलने के साथ ही दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बिखर गए। बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 4000 अंक गिरा, जबकि निफ्टी में करीब 1000 अंक की गिरावट आई है। इस तगड़ी गिरावट से निवेशकों को 19 लाख करोड़ से अधिक की चपत लगी है। वहीं इस ग्लोबल घाटे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोई मलाल नहीं है। दुनिया भर में ट्रेड मार्केट्स में मची उथल पुथल पर ट्रंप ने कहा कि मार्केट क्रैश पर मुझे कोई चिंता नहीं है। कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या ट्रंप अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं संदीप जैन जी, विशेषज्ञ है स्टॉक मार्केट से। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील गोयल जी हमारे साथ है, विशेषज्ञ है स्टॉक मार्केट से। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अंकित अवस्थी जी हैं, विशेषज्ञ हैं जियोपॉलिटिक्स से। अंकित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विमल कोठारी जी भी चर्चा में मौजूद है, एसोसिएट एडिटर। विमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है क्योंकि ये सिर्फ असर इसका भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पड़ रहा है। और संदीप जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से फैसला लिया टैरिफ को लेकर, उसका असर था। और असर था कि कई चीजें महंगी होंगी, सस्ती, अभी यही बात हो रही थी। लेकिन आज जो बाजार के हालात है उसने कईयों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। उम्मीद खत्म होती सी नजर आ रही है। कब तक इस नुकसान को देखना पड़ेगा, या ये जो उथल पुथल बाजार में हुई है उसे हम कैसे समझें? कितना पेशेंस रखने की जरूरत रहेगी आम आदमी को? देखिए, पेशेंस तो मार्केट्स ने तो लूज किया ही है। और मार्केट्स में कहीं ना कहीं जो 2 तारीख यानी कि रात को 2 तारीख को हुआ और थर्सडे के दिन जब मॉर्निंग में हम खुले तो मार्केट्स में करेक्शन जरूर था, फिर रेजिलियंस के साथ मार्केट्स बंद हुए। तो उस दिन तक ऐसा लगा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा जब तक चाइना ने रिटेलिएशन नहीं दिया। और जब चीजें और धीरे धीरे उनके फाइनल पॉइंट्स पड़ने लगे और लगा, जैसे एक दिन पहले ये हुआ था कि हम 26% पे है, फिर हमारा 27 का फिगर आया, फिर फार्मा स्टॉक्स उस दिन बहुत चले कि फार्मा में कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट डे कुछ चीजें क्लैरिफिकेशन आई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक आगाह कर दिया था वो ऑटो और ऑटो इंसलरी पे किस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया। फिर भी लोगों को या रिटेल इन्वेस्टर्स को या मार्केट्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का इंपैक्ट जो फ्राइडे के दिन और आज मंडे के दिन, मैनिक मंडे के दिन हुआ। और उसमें भी एक रीजन है, लोग जैसे ही वीकेंड पे गए और भी ज्यादा लोग जब गहन रिसर्च करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैंने भी सुना, भले वो अलग अलग चैनल्स पे हो, अलग अलग यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भी हो, तो लगता यही है कि जब तक अब कुछ रिवर्सल आना पड़ेगा। उनके इस प्रोसीजर को लेकर लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, वो जो भी बोल रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं इसको एक फेज्ड मैनर में, धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में इनको इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए था। और एकदम सेक्टर स्पेसिफिक हो, एकदम इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, कंट्री स्पेसिफिक हो, इन्होंने बहुत ज्यादा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है मार्केट्स को, क्योंकि लास्ट में जब मार्केट्स आज भी जिस तरीके से गिरावट थी, रिकवर होके थोड़े बहुत बंद हुए। और अभी मैं देख रहा था शो शुरू होने के पहले, जिसको हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी को, तो वो भी थोड़ा ग्रीन में है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे आने चाहिए जिससे मार्केट को थोड़ी बहुत राहत मिले। मार्केट्स अपने जो जून 4 तारीख के जो लोज थे वहां तक एक बार आ चुके हैं और वहां सपोर्ट लेने की आज कोशिश की है। 21,800 का लेवल, फिर आज 22,150 200 के बीच में बंद हुआ है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें होंगी। सारी कंट्रीज जब एक साथ आवाज उठाएंगी, वहां पे सिविल वॉर जैसा एक माहौल, हर पब्लिक वहां पे बात कर रही है, तो कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनना पड़ेगा। भले वो डर से हो या दया से हो, कुछ ना कुछ उनको देनी पड़ेगी। इसकी दवा उन्हीं के पास है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ चीजों को ठीक करने के लिए दवा देनी पड़ती है और ये वो दवा है। लेकिन ये अमेरिका के लिहाज से वो सिर्फ देख रहे हैं, अमेरिका के लिहाज से उनका नजरिया है। और देशों की बात करें तो वो ऐसा नजर नहीं आता। सुनील गोयल जी, अब जिस तरह से अभी संदीप जी ने भी कहा, बेहद अहम बात कही कि अब इंतजार कर सकते हैं और हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन ट्रंप के रवैये से तो ये नजर नहीं आता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर बात करूं, क्या असर आपको लगता है कि हो सकता है? आपका इसे मार्केट को लेकर, आज के मार्केट को लेकर मत क्या है?
देखो मेरा मानना ये है कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे वो किसी भी देश के हो, वो जब भी कोई पॉलिसी अपने देश के लिए बनाए, ठीक है वो अपने देश का ही तो देखे, लेकिन साथ में कुछ पैरामीटर्स को उनको और देखना चाहिए कि उनकी किसी भी पॉलिसी को बनाने से सबसे पहले उनका वोट बैंक खराब होगा, अच्छा होगा। दूसरा, आम जनता के बारे में उसकी क्या इम्पैक्ट होगी, सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा। तीसरा, उसका देश विदेश में क्या इम्पैक्ट होगा। चौथा, उससे रेवेन्यू जनरेशन कितना होगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहते ना कि दिल्ली के चक्कर में भेली चली गई, तो रेवेन्यू होगा मान लो 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए का, और मार्केट $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी साफ कर गया। यानी हम लोग आजाद भारत में 80 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाने का जोर लगा रहे, और ट्रम्प साहब ने जो है 3 वर्किंग डे में $5 ट्रिलियन को सुहा कर दिया। तो ये मेरी सुझाव है सबों के लिए कि जब भी कभी ऐसी कोई पॉलिसी बनाए तो किसी भी कंट्री के कैपिटल मार्केट में उसका नेट इंपैक्ट क्या हो सकता है उसको पहले एनालाइज कर ले, किसी का घर बर्बाद नहीं हो। ये हर राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना चाहिए। ये मैंने पहले भी, जब पिछली बार वित्त मंत्रियों ने हमारे कभी STT लगाया, कभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्टेटमेंट आते थे और हमारे स्टॉक मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी होती थी, तब भी मैं यही कहता था कि पॉलिसी बनाने से पहले आप ये देखो कि आपको मिल क्या रहा है और बदले में खो क्या रहे हो। तो आज ये खोने वाली स्थिति है। और मेरा मानना यह, सुबह भी मैंने आप ही के यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया था आज, कि जो भी अब ये स्थितियां आ गई हैं, अब ये कैसे कि ना तो इनसे निगलते बनेगी ना उगलते बनेगी। अगर ये रोल बैक करते तो इनको अपनी एक ना तोहिन से नजर आएगी कि अरे ग्रेट अमेरिका ने रोल बैक कर लिया। नहीं करोगे तो अभी तक जो अमेरिका अपने वर्ल्ड को कहते ना मैं सबको साथ लेके चल रहा था, वो साथ वाली पॉलिसी खत्म हो चुकी। आज लगभग यूरोप अलग कट चुका है, एशिया में चाइना बिल्कुल उसमें केस फाइल किया उन्होंने, इंडिया में अभी बिल्कुल साइलेंट है। इंडियन कोई भी पॉलिटिशियन कोई एक्शन या कोई कमेंट करने को भी तैयार नहीं, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में। लेकिन लगभग सारे देशों ने जो है, और आप देखिए मस्ट में बिल्कुल चुप है। जब से उन्होंने यूरोप और कनाडा के बारे में बोला और यूरोपियन यूनियन के जितने भी यूनियन की जो मीटिंग हुई थी वहां, तो फ्रेंच राष्ट्रपति ने बोला ठीक है हम लोग स्टारलिंक से डीलिंग कर रहे हैं। तो मस्क के शेयर धड़ाम से नीचे आए और मस्क साहब उस दिन से बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। आज ऐसा लगता है कि मस्क एलन मस्क कोई भाई सिस्टम में है ही नहीं बिल्कुल भी। वो पिछले 1.5 महीने से स्टारलिंक का जब से वो यूरोप केस हुआ है, अब उनकी वो एक्टिविटी नजर पर्दे के सामने तो नहीं आ रही, और मुझे लगता है शायद पर्दे के अंदर भी नहीं होगी। क्यों कि अगर मार्केट गिरा है तो ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड का हर मार्केट गिरे है, और वर्ल्ड का मार्केट गिरा है तो हर शेयर भी गिरा है। तो उसमें मस्त साहब का भी कैपिटलाइज तो कम हुआ ही है ना। वो कल परसों आ जाएगा, खौरों मालूम पड़ेगा। लेकिन सीजनड तरीके से अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बहुत एक संयमित और कहते हैं ना बहुत वेल मैच्योर्ड एक प्रेजेंस होनी चाहिए उनके, कोई भी स्टेटमेंट के अंदर उनकी मैच्योरिटी झलकनी चाहिए। वो हमें उम्मीदें थी, वो हमें निराशा करती है बिल्कुल। अंकित जी, अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से ही दुनिया भर में खलबली मची। क्या आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर बाजार के जो हालात हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ेगा या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन जिस तरह से जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा तो उस वक्त भी कुछ उत्पादों की बात की जा रही थी कि चलिए हैंडीक्राफ्ट, हम राजस्थान के लिहाज से बात करें, हैंडीक्राफ्ट हो गया या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया, ज्वेलरी सेक्टर हो गया, इस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन मार्केट का इस तरह से क्रैश होना, ये तो हर आम और खास पर असर कर रहा है। श्वेता जी धन्यवाद। इसमें आप बहुत अच्छे से एक पॉइंट अगर ऑब्जर्व करें तो वो ये है कि ट्रंप ने जो भी किया बहुत कैलकुलेटेड मैनर में है। आप और हम रिएक्शन दे रहे हैं, उन्होंने एक्शन लिया है। और जब कोई व्यक्ति एक्शन लेता है तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ नाप के लेता है। तो बार बार हम अगर ट्रंप को ये कहें कि उसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, शायद इतने बड़े बिजनेसमैन आसपास सराउंडिंग राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं होंगे, उन्हें बिजनेस सेंस है। लेकिन अब उस बिजनेस सेंस में वो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, जैसे आप रस्साकसी कहते हैं। टैरिफ वॉर उनका कुछ नहीं है, केवल उन इकोनॉमीज को एक बार के लिए हिलाने का अंदाजा है जिसके चलते उनको जो अब तक लॉस हो रहा था अमेरिकी गुड्स को बेचने का। आफ्टर ऑल वो एक व्यापारी हैं और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जो पूरी तरह ड्रिवन है उन कंपनीज से जो दुनिया भर में व्यापार करती हैं। अमेरिका से ज्यादा वो दुनिया से व्यापार लेकर आती हैं। अपनी कंपनीज को बेहतरी दिलाने के लिए उन्होंने इस टैरिफ वॉर नामक युद्ध को शुरू किया है। अब इस वॉर में कुल मिला के सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो दूसरे देशों को इतना हिला दो कि वो खुद आकर टेबल टॉक करने आ जाएं। रात को ही उन्होंने एयरफोर्स 1 में अपने पत्रकारों को इंटरव्यू में कहा कि मैंने जो किया है, जिसमें आपने ये लाइन उठाई कि दवा देने का मन नहीं है, उसमें एक लाइन और भी थी कि 50 देश तो टेबल पर आ चुके हैं, कुल 60 देश ऐसे हैं जिनसे अमेरिका ट्रेड कर रहा है, मतलब जिनसे ट्रेड सिग्निफिकेंट ट्रेड कर रहा है।
50 देश टेबल पर आ चुके हैं और ये मानने वाली बात है। भारत इटसेल्फ पिछले 1 महीने से टेबल पर ही बैठा है और हमने कुछ करते करते अपने ट्रेड्स के अंदर टैरिफ घटाए भी हैं। इसका मतलब वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि मेरे पास कुशन कितना है। और ये मानकर चलिए कि अप्रैल से मई के बीच में जब उनके तिमाही के नतीजे आएंगे, महंगाई के असर को आने से पहले ही यहां से शुरू होंगी उनकी चर्चाएं। अप्रैल के आने वाले 2 हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डिफरेंट राष्ट्राध्यक्षों के साथ आपको आने वाली खबरों में टेबल टॉक करते दिखाई देंगे। सबके डेलीगेशंस वहां पर पहुंचेंगे और बढ़िया बातें करेंगे और बहुत अच्छे से इसको स्मूदन करके निकाल देंगे। मैं इस बात को क्यों इस तरह से बोल रहा हूं, डराया गया था 100% टैरिफ रिटेलिएशन से। भारत को टैरिफ किंग कहकर रिकॉग्नाइज किया गया था। भारत का टेबल में ही 5वां नंबर था, नंबर 1। दूसरा 100% टैरिफ रिटेलिएशन, दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ, लगाया सब पर 50% गया। नंबर 3 कहा गया था जो हमसे अच्छे हैं हम उनके लिए अच्छे रहेंगे, नहीं, वो उनके भी खिलाफ गए जिनसे कोई टैरिफ नहीं लगता था। इजराइल के साथ 10% टैरिफ, अनएक्सपेक्टेड। सिंगापुर फ्री ट्रेड वाला कंट्री, 10% टैरिफ। दैट मींस वो सब देशों के साथ चाहते हैं कि आप हमको व्यापार में लाके हमको कृतार्थ करो, आप हमें सेवाएं देते हो, अब हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। और इसके पैमाने हैं मैडम। डिजिटल जो हमारे टैक्सेस लगते थे, गूगल जैसी कंपनियां, अमेजन जैसी कंपनियां जो एडवर्टाइजमेंट भारत में करती थी, उन सब पर हम लोगों ने टैक्स घटाए हैं। हमने उनके रेवेन्यूज को और ज्यादा ले जाने की अनुमति दी है। ये सारा वेल प्लान्ड है और हमसे बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियां उनके साथ बैठ करके चर्चाओं में हैं। अब बात आती है कि ये कब तक भारत को नुकसान पहुंचाएगा। इस पॉइंट के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। भारत बहुत समझदारी से इस पूरे मामले को देखा है। आप अगर सराउंडिंग मार्केट को देखें, एशियन बाजार को, जो कि अमेरिकी बाजार से पहले ट्रेड करके बंद हो चुकी हैं, अमेरिकी बाजार आज रात 7 बजे से ओपन होगा। भारत के समझदार व्यापारियों ने बाजार में 3% की गिरावट के साथ बाजार बंद किया है। बाजार ओपन हुआ तो 5-5.25% के आसपास गिरा था। जून में 5.25% के आसपास गिरा था 2024 में। लेकिन अब जब ये 5.25% के साथ गिर के फिर से खड़ा हुआ है, 3% पे आकर अटका है। दैट मीन्स सराउंडिंग मार्केट में आप उठाकर देखें तो 2020 का भी बॉटम टच कर दिया है साउथ कोरिया ने। हांगकांग के अंदर, जापान के अंदर, चाइना के अंदर 5% के आसपास, इवन हांगकांग जैसे बाजार के बारे में खबर 10% तक की भी है। मैं एग्जैक्ट फिगर कोट नहीं कर रहा हूं, बट द सेंस इज इंडियन मार्केट बहुत सेंसिबल तरीके से इसको लेकर गया है। उसके कारण में अगर मैं एक बिंदु बताऊं तो वो यही है कि भारतीयों ने ये समझ लिया है कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे साथ जो कंट्रीज हैं उन पर ज्यादा टैरिफ लग गया है। आज यूएस अगर 50% से ज्यादा टैरिफ पे करेगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली भारत को मिलेगा। जहां कपड़ों की बातें हो तो भारत के साथ चाहे बांग्लादेश का कंपटीशन हो, फिलीपींस का हो या वियतनाम का हो, फिलीपींस फिर भी कम टैरिफ के जद में आया है, लेकिन हम वियतनाम और बांग्लादेश से कम टैरिफ टेरिटरी में आए हैं, तो हमारे टेक्सटाइल को बड़ा फायदा। बिल्कुल, ये आप डेप्थ में जाकर चीजें बता रहे हो और ये एक्सपर्ट्स ही समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी की भाषा में समझे तो उन्हें तो ये लगेगा कि हमने अपनी जमा पूंजी लगाई है, क्योंकि आज के वक्त में जो ज्यादा गेन प्रॉफिट मिलता है वो शेयर मार्केट से। यही वजह है कि जो कुछ भी नहीं करता वो शेयर मार्केट में जरूर है। अब हमारे साथ क्योंकि विमल कोठारी जी भी हैं। विमल जी, ज्यादातर हम लगातार चर्चा करते हैं, हर एक अपडेट मार्केट से जुड़ी आपसे लेते रहते हैं और कई बार हमारी चर्चा हुई अलग अलग स्थितियों को लेकर भी। साल की ये दूसरी बड़ी गिरावट है और बिल्कुल एक्सपर्ट्स हमने समझा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी ने बताया क्या क्या एंगल हो सकते हैं, हमें कितना पेशेंस रखने की जरूरत है, कब तक इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन एक आम आदमी की भाषा में समझना चाहें या एक आम आदमी के लिहाज से सोचना चाहें, जो वो सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कम से कम जो बचा है कम से कम वो पैसा हम निकाल लें, या उतना पेशेंस नहीं, कहीं ऐसा लगता है कि डूब न जाए, ये जो डर है उस डर को कैसे खत्म किया जाएगा, क्या इस पर स्टेप होने चाहिए? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक शेयर बाजार की बात करें, शेयर बाजार में जो लोग डरते हैं उनको शेयर बाजार में आना ही नहीं चाहिए। अभी जैसे संदीप जी ने भी कुछ तथ्य रखे थे, अवस्थी जी ने भी कुछ तथ्य रखे थे कि जो परिस्थितियां बनी हुई है वो परिस्थितियां अस्थायी है। हर बार शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि इससे पहले की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कब कब बाजार में गिरावट आई थी और उसके बाद में बाजार कब सुधरे थे। यदि स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जब भी बाजार में गिरावट आई है 6 महीने के अंदर बाजार न केवल रिकवर हुआ है बल्कि पुराने स्तर से काफ़ी आगे भी गया है। तो कुल मिला के ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इस बाजार के अंदर यदि किसी ने जल्दबाजी में या बिना समझ के कोई निवेश किया है तो उसको अपना बाजार में माल बेचना चाहिए। जहां तक आने वाले समय की बात करें, जैसा कि अवस्थी जी ने बताया था कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, टेबल टॉक्स होंगी, टॉक्स के अंदर क्या निकल के आता है, कितना नेगोशिएशन होता है,
ये बात बिल्कुल सही है कि इसके बाद इसके दूरगामी असर पड़ेंगे, लेकिन अगले 2-3 महीने के अंदर ये जो अमेरिका का जो टैरिफ और इसका असर है वो स्टेमलाइन हो जाएगा भारतीय बाजार के हिसाब से यदि देखा जाए तो। भारत में सबसे बड़ी चीज़ है 9 अप्रैल को जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा होनी है, उसमें बाजार को बूस्ट देने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सरकार क्या प्लानिंग करती है। 10 अप्रैल से टीसीएस और इसके बाद में दूसरी बड़ी कंपनियों के कार्यपरिणामों की घोषणा होगी। पिछले साल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये अलग बात है कि टैरिफ लगने के बाद में जो अब आने वाली परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कुछ संदेह किया जा सकता है, स्पेशली आईटी सेक्टर की कंपनियों को। लेकिन आईटी सेक्टर, फार्मा, ऑटो, इन 2-3 सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, लेकिन भारत बहुत विशाल है। भारत में हर तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसा कि अवस्थी जी ने भी कहा था कि जो मार्केट 5% के आसपास टूटा था, जब वो बंद हुआ था उस समय 2.2% के आसपास में बंद हुआ है। तो ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि हम ठीक है, इंटरनेशनल जो असर आया है वो असर हमारे ऊपर भी आना है, लेकिन हमारे ऊपर तो हमारी काबिलियत के हिसाब से असर रहेगा। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि जब टेबल टॉक्स होगी, नेगोशिएशंस होंगे, तो उसके बाद में निश्चित रूप से भारत को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। इसके लिए ट्रंप और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती को भी एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि भारत के दृष्टिकोण से हो सकता है अमेरिकी प्रशासन कुछ ना कुछ लिहाज जरूर रखे। अब वो लिहाज कितना रखते हैं और उसका असर हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, ये भविष्य के गर्भ में कहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। संदीप जी, अभी स्थिति क्या है, क्यों है, कब तक इंतजार करना होगा, कब तक पेशेंस रखना होगा, ये सब चीजें हमने बात भी की, बहुत सारी चीजें निकल कर आई इस चर्चा के दौरान भी। लेकिन एक आम आदमी जो शेयर्स खरीदता है, थोड़े थोड़े करके शेयर खरीदा उसने, अब इसके बाद एकदम से डाउन जा रहा है आज, और कहते ये है कि जब डाउन जाए तब तो आप और शेयर खरीदो एक्सपर्ट, लेकिन लोग जब बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं तो वो बेचते हैं कि कम से कम जितना है हम कम से कम उतना बचा ले। आज की जो स्थिति है इस पे करना क्या चाहिए? सवाल बड़े अच्छे तरीके से पूछा आपने। जनरली यही करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, कोशिश करते हैं कि जो बचा हुआ अभी एक बार उसको तो बचा ले। वैसे हमारे जैसे एक्सपर्ट्स भी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो आपने कहा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, एक अभी कोठारी साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली, जिनको डर लगता है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आए ही नहीं, रादर दे शुड कम इनडायरेक्टली और पैसिवली थ्रू म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस और एआईएफसी है। बट ठीक है, बट अब ऐसा है कि मार्केट्स में कभी भी हमने एक पूरी अगर पिछले में 25-30 साल की अगर पूरी एनालिसिस करूं तो हर बार बहुत बड़ी क्राइसिस के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। तो वैसा ही अभी अवस्थी जी ने भी बहुत बढ़िया से कुछ चीजें बताई, तो टेबल टॉक्स होंगी, धीरे धीरे चीजें सुलझेंगी। अभी लग रही कि बहुत उलझी हुई चीजें हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। और भारत स्वीट स्पॉट पे है। हम एज अ कंट्री, अगर क्रूड नीचे आता है, आपके बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती है, फिर आपके रेट कट्स इंडिया में होने वाले हैं, फिर डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, ये सारी चीजें पॉजिटिव है। फिर चाइना +1 और बेटर हो जाएगी। फिर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है, जैसा भी बात हो रही थी, नेबर्स के ऊपर ज्यादा लगा, तो एक दिन तो हम इसलिए खुश थे कि नेबर्स को ज्यादा लगा और हमारे कम लगा। बट ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में रेजिलियंस दिखता है मुझे संभाव, जिस तरीके के, ठीक है जीडीपी पे इंपैक्ट आएगा, थोड़ा बहुत आ ही रहा है, इनफैक्ट हो सकता है कि 50-60 बेसिस पॉइंट्स है, 1% तक का भी आ जाए। बट फिर भी ये सारी चीजें ऐसी है कि ये अपॉर्चुनिटी की तरह ले। हमने आज हमारे क्लाइंट्स को बाय ऑन डिप्स और स्टैगर्ड मैनर में माल खरीदने की राय दी है। इवन म्यूचुअल फंड्स में भी लगाए, या जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी बोलते हैं कि आप टाइम कर ही नहीं सकते हो बाजार के लिए, तो आप ऐसे समय पे आ गए हो जहां पे 20-21 हजार एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं निफ्टी के बाद लिहाज से बोल रहा हूं। फिर बैंक निफ्टी इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। तो अगर डायरेक्टली कोई निवेश करते तो उनको बोलते हैं कि आप मार्केट में निवेश बैंक स्टॉक से, जो इंडिया की बैंक से बहुत मजबूत दिखती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और अदरवाइज आप ऐसे लें एंट्री की आप धीरे धीरे यहां से आज 20% 25% लगाएं और नीचे जाए और लगाएं। यू कैन नॉट टाइम द मार्केट एट द बेस्ट। आप एकदम बॉटम पे ले नहीं सकते और एकदम पीक पे निकल नहीं सकते। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑलवेज बी क्लोजर टू राइट। तो यही है कि आप घबराए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। हर कंट्री के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और सारे जो लोग टेबल टॉक्स पे आएंगे तो चीजें आगे बेहतर ही होगी। सो एसआईपी भी सेम इसी उस पे। एसआईपी तो बिल्कुल बंद करना ही नहीं चाहिए, इट्स अ क्राइम। अगर आप एसआईपी इस समय बंद करोगे, आप ये देखिए कि इस टाइम पे तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है, यहाँ से और नीचे चला जाएगा, कितना जाएगा? आपने टाइम वाइज करेक्शन देख लिया, 6-7 महीने से करेक्ट हो रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन देख लिया, सारी कुछ हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड। बट यस, कंफ्यूजन बना हुआ है, ट्रेड कैसा रहेगा, क्या, और टैरिफ वॉर अभी शुरुआत है या किस तरीके से
आगे का रूप लेता है। बट स्टिल आई फील कि इंडिया इज एट अ स्वीट स्पॉट। इंडिया के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स है। आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने होंगे किस तरीके से रहते हैं। बट जिनको पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, दे शुड सर्टेनली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दी अपॉर्चुनिटीज और धीरे धीरे डालना चाहिए, एंड दैट थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएसएस। यानी ये कह सकते हैं चारों तरफ इस नेगेटिव माहौल में भी पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि कुछ इतना ज्यादा नहीं। सुनील जी, जिस तरह से मार्केट धड़ाम हुआ है ये कोई पहली बार भी नहीं है। क्या इससे पहले भी इस ऐसी स्थिति या इससे बुरी स्थिति रही है जिस पर रिकवर किया गया हो? क्योंकि एक्सपीरियंस है आपका और आप बेहतर बता सकते हैं। अगर हम दशकों पहले की भी बात कर ले, 40-45 सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई है, चाहे वो ईरान इराक वॉर 90s के दौर में ले, हर्षद मेहता कांड, केतन पारी कांड, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ बाजार इससे भी ज्यादा धाराशायी हुए हैं। लेकिन उन स्थितियों में और आज के बहुत बड़ा फर्क है। तब हमारी कंपनीज का फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होते नहीं थे, और होते तो मार्केट में लोगों को मालूम नहीं पड़ता था कि उतना डिजिटाइजेशन था नहीं। दूसरा, विदेशी जो निवेशक है या विदेश के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट को टेम्पर नहीं करते थे, क्योंकि सूचनाओं का अभाव बहुत होता था। आज ये बहुत जल्दी में फटाफट आती है न्यूज निकल के, तो बहुत इमीडिएट एक्शन होता है या रिएक्शन होता है। अब जिस भी इन्वेस्टर ने पिछले 7 दिन में पैसा खोया और वो इतना पैसा खोज को दोबारा उठेगा भी कि नहीं उठेगा, या कितना उठेगा, वापस हिम्मत करेगा, ये बहुत बड़े इश्यूज है। ये ठीक है, मार्केट ओवरऑल उठ जाएगा, नेगोशिएशंस होंगी, ये हम भी जानते, हम भी कह रहे हैं पिछले कई दिनों से कि नेगोशिएशंस होंगी, सबको समझना पड़ेगा। इंडिया को बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया है, इंडिया के पीछे बहुत कम टैक्सेशन को इम्पोज किया है, लेकिन फिर भी इस दौरान जो उस तूफान आंधी में उड़ गया वो क्या वापस आ पाएगा? वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए रहेगा कि वो एक बार खत्म हो जाता है, उसको वापस आने में कई साल लगते हैं, उसका खोया हुआ पैसा वापस नहीं आता। तो ऐसे कभी भी पॉलिसी बनाए तो कम से कम ये लोग उस स्टेज के लोगों का ध्यान जरूर रखें कि जो मरने को तैयार बैठा हो, कि उसको मरने नहीं देना है अपने। मेरा पर्पज ये है कि हर बड़ा जो भी पॉलिसी मेकर हो किसी भी कंट्री में हो, वो बॉटम लेवल तक का ध्यान जरूर रखे कि सिर्फ बड़े लोग बाजार को नहीं चला सकते। आज म्यूचुअल फंड है, SIP जो भी है, उनके पास भी पैसा आता, स्मॉल इन्वेस्टर आए ना, अगर वो निकल जाएगा तो क्या करोगे? 20 लाख अकाउंट बंद हुए पिछले 2 महीने में, 3 महीने में। डेटा आ रहा है सारी जो फिनटेक कंपनीज हैं कि किसी के 2 लाख अकाउंट बंद हुए, किसी के 4 लाख अकाउंट बंद हुए। तो ये अकाउंट बंद होना अपने आप में शो करता है कि स्मॉल इन्वेस्टर मार्केट से लूजर होकर के बाहर हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अंकित जी, अब जिस तरह से अभी आपने हमने इंटरनेशनल लेवल पर बात की है क्या हो सकता है टेबल टॉक के लिए, ये तो तय है कि इतना बड़ा फैसला कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन बिना स्ट्रैटेजी के तो नहीं लेगा। दूरगामी लॉन्ग टर्म को लेकर या दूसरे देशों के लिहाज से भी और अपने अमेरिका को ग्रोथ करने के लिहाज से भी कई चीजें सोचने के बाद ही इस तरह का फैसला लिया गया होगा। और आपने कहा भी कि 1-2 महीने में चीजें हमें बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये स्थिति पहले भी आई है, अलग अलग तरीके से आते हैं, हम नहीं कह सकते हमेशा सिचुएशन सेम रहती है। लेकिन आज की स्थिति में अब शेयर बेचा जाए, रखा जाए, या फिर किस तरह से पैनिक ना हुआ जाए, क्या मैसेज हमारे उन व्यूवर्स के लिए, खासतौर से जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रहेगा? देखिए, मार्केट विशेषज्ञों की राय हमने सबने सुन ली। मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है वो ये है कि इस समय बाजार में जो बड़ी संख्या में ट्रेडर्स एंट्री किए थे, जिनको बहुत बड़ा लॉस लगा है, वो इंट्राडे ट्रेडर्स थे जो पुट कॉल या इनमें ऑप्शंस में खेला करते थे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थे। उनकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मार्केट ट्रेवल कर रहा है पिछले 6-7 महीने से, तो उनका इंटरेस्ट और रुझान कम होना दिख भी रहा है। लेकिन जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो डिलीवरीज ले रहे हैं, उनके लिए तो वाकई में स्वीट स्पॉट है, जैसा विशेषज्ञों ने अपनी राय में भी रखा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके निवेश से ज्यादा यूनिट मिलती हों तो समझदार वर्थ बाइंग पर फोकस करता है। आप और हम भी बाजार में कल को अगर आलू प्याज के भाव गिरने लगते हैं तो एक समय जाकर ये सोचने लगते हैं कि 5 रुपए किलो तक तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं इसको 1 रुपए तक नीचे जाने के इंतजार में नहीं रहूंगा कि सड़क पर गिर जाएगा तो ही लाऊंगा। मेरी ये जरूरत भी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को सेविंग के लिहाज से करते हैं कि मेरा इतना पैसा मुझे सेविंग्स में डालना है। इसी वजह से भारत के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मेरी भी सर्कल में बहुत से लोग इसको वर्थ बाइंग समझ के इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, रादर देन कि मुझे इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि इसको बेच के तुरंत लाभ कमाना है ना। तो ये भारत के जो फिलहाल के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वर्थ बाइंग ऑप्शन है। बाकी सब लोग बहुत अच्छी पॉइंट रख रहे हैं। मैं फिर से इसी बात पर वापस सबका ध्यान आकर्षित करूंगा, और वो ये है कि बाजार में वो लोग ना आए, कोठारी जो अभी आपके एसोसिएट एडिटर साहब बोल रहे थे कि बाजार में वो लोग कतई ना आए जिनके पास
बचा हुआ अतिरिक्त पैसा नहीं है, जिनके पास समय ट्रेड के लिए नहीं है, वो फुल टाइम ट्रेड को अपना बिजनेस नहीं बना सकते, कृपया करके दूरी बनाएं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट अक्सर ऐसे लोगों को किनारे लगाता है जी। उनके लिए बेहतर विकल्प में म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें उन्होंने जो सजेस्ट में, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म है, विमल जी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे शॉर्ट में। देखिए श्वेता जी, यदि शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स की बात की जाए तो बड़ा सीधा और सिंपल सा है, जो मैं अपने लेखों में भी कई बार लिख चुका हूँ। आदमी हो या शेयर बाजार, जाना आखिर ऊपर ही है, लेकिन ये कब जाएगा, कितना समय लेगा और कहाँ तक जाएगा, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। मैंने एक छोटा सा सवाल संदीप जी से ये करना चाह रहा था कि अभी इस पोजीशन में यदि किसी को किसी सेक्टर विशेष के अंदर निवेश करना है तो वो आखिर किस सेक्टर में अपना निवेश करे जहां रिस्क कम हो। रिस्क का मतलब रिस्क तो रहेगी लेकिन कम रहेगी। संदीप जी प्लीज। या थैंक यू विमल जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर स्पेसिफिक होना जरूरी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स तो है ही है, बट अगर किसी डायरेक्ट इन्वेस्टर को पैसा लगाना बाजार में तो हम लोगों ने कुछ डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स जहां पे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अभी एक बार वो नहीं हो, प्लस हमने हो एक हमारी थीम निकाली है, वो है कि हॉस्पिटल्स है, होटल्स है और होम इम्प्रूवमेंट, ये फिर सीमेंट एज अ सेक्टर लुक्स गुड टू अस। फिर हमने देखा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले सेक्टर है वो बढ़िया है, पावर एज अ सेक्टर बहुत पावरफुल लगता है। सो ये कुछ सेक्टर्स है जिसपे हम हमारे इनफैक्ट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंस्टीट्यूशन जैसे कि MCX है, अगर गोल्ड सिल्वर चलता है, कमोडिटीज का व्यापार बढ़ता है तो MCX एज अ स्टॉक, सॉरी मैं ये स्टॉक का नाम ले रहा हूँ और डिस्क्लेमर भी है कि ये स्टॉक हमारे PMS में भी है, बट और कोई दूसरे स्टॉक्स थे नहीं तो ये स्टॉक का नाम लेना एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जरूरी समझा फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो मुझे लगता है कि एक्सचेंज वाले स्टॉक्स और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि CDSL है, तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स एंड होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड सीमेंट स्टॉक्स, ये थोड़े बढ़िया लगते हैं। और भी कई सेक्टर्स हैं बट आई थिंक ये टॉप 5-6 सेक्टर्स हमें। सर बैंकिंग सेक्टर को लेकर के या बैंकिंग तो है ही है, सॉरी बैंकिंग तो बैंकिंग में तो मैं आज सुबह भी आपसे जब आपसे आज बात हो रही थी आपसे, तो बैंक्स और NBFCs तो है ही है, दैट गोज विदाउट सेइंग, कि मैंने शुरुआत में भी बैंक्स का जिक्र किया था कि बैंक निफ्टी ज्यादा पावरफुल लगता है। थैंक यू विमल जी। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार धड़ाम हुआ और निवेशक जिस तरह से परेशान है, निवेशक कई है जो कंगाल है, जो परेशान हो रहे हैं, जो इतने ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा यहाँ थम जाइए, क्योंकि यहीं पर पेशेंस रखने की जरूरत है। स्थितियां पहली बार ऐसे नहीं हुई है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, जहां है वहां रुकना होगा। और शेयर्स खरीद सकते हैं तो खरीदिए, मार्केट में अपना इन्वॉल्वमेंट बनाकर रखिए, क्योंकि मार्केट का काम ही है नीचे आना ऊपर जाना। जब नीचे आता है तो इतने दुखी होते हैं, ऊपर जाता है तो उतने ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो थोड़ा उत्साह बनाकर रखिए, क्योंकि ये कुछ पल की बात है, कुछ महीनों की बात है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। बस उम्मीद कायम रखिए और मजबूती के साथ डटे रहिए अपने शेयर्स के साथ, क्योंकि ये एक लंबे वक्त से आप कर रहे होंगे, लेकिन एक पल में, एक झटके में नेगेटिविटी मत हावी होने दीजिए और इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब चीजें हो रही हैं तो उसका रास्ता भी जल्द निकलेगा, सही निकलेगा और फायदा जरूर होगा आम आदमी को भी। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।